देखिए, हम लोगों ने वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता पढ़ रहे थे और इसमें इसे दो वर्गों में बांटकर पढ़ने की बात कही थी, पादप जगत और जंतु जगत, फ्लोरा एवं फन। तो फ्लोरा कल यानी कि पादप जगत पढ़ लिया है। आज हम लोग जंतु यानी फन्ना पढ़ेंगे। आज हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ठीक ना। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के एक सर्वेक्षण के अनुसार पता चलता है कि हमारे यहाँ भारत में 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। जीव जंतु की प्रजाति कितनी है? जीव जंतु 89,451। इतनी प्रजातियां, जीव जंतु की इतनी प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती है। भारत में इतनी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ऐसे साइंस में भी ये वर्ग पढ़े हुए हैं। प्रोटिस्टा की 2577 प्रजातियां हैं, जिसको आद्य जीव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा के 68,389 प्रजातियां। मोलस्क, इसके 5,000 प्रजातियां। अन्य अकशेरुकी जंतु 8,329 प्रजातियां। प्रोटोकार्डेटा, इसकी 119 प्रजातियां। मछलियों की 2,546 प्रजातियां। उभयचर प्राणियों की 209 प्रजातियां। सरीसृप वर्ग की 456 प्रजातियां। पक्षियों की 1,232 प्रजातियां और स्तनपायी की 390 प्रजातियां। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के जो जंतु जगत हुआ, इसकी कुल 89,451 प्रजातियां हमारे देश यानी भारत में पाई जाती हैं। इनमें कई लुप्त होने के कगार पर हैं। जो इतनी 89,451 प्रजातियों की चर्चा हम लोगों ने किया, ठीक ना। 89,451 जो प्रजातियां भारत में पाई जाती है, इनमें से बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनके लिए 89 उद्यान तथा 400 वन्य प्राणी उद्यान का विकास किया गया है, ठीक ना। 89 उद्यान और 400 वन्य प्राणी उद्यान जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कितने उद्यान बनाए गए हैं? 89 उद्यान और वन्य प्राणी उद्यान जो है ये कितने हैं? 4। ये उद्यानों और वन्य प्राणी उद्यानों का निर्माण भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किया है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारे वन्य जीवों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है, ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख 1,56,000 किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। एकरा में टोटल क्षेत्रफल कितना है? 1,56,000 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1.56 लाख किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल को इसमें सम्मिलित किया गया है। जैव विविधता की उपयोगिता के ज्ञान के पूर्व आप यह जान ले कि जैव विविधता होता क्या है। कहने का मतलब मेरा यह है कि हम लोग इस टॉपिक को शुरू किए थे तो पहले ही हम लोगों ने कहा था कि हम वन्य जीवों की और जैव विविधता की उपयोगिता का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो जैव विविधता की उपयोगिता क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले का काम यही होता है हम लोगों का कि हम ये जान सकें कि जैव विविधता है क्या। ठीक ना? सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही होना चाहिए कि जैव विविधता क्या है, तब न एकर फायदा या नुकसान या उपयोगिता जानेंगे। तो हमारे मन में ये सवाल उत्पन्न होगा। और जब से मुझे लगता है कि इस पाठ को शुरू किया हूँ और कई दफ़ा ये शब्द आया है जैव विविधता, तो हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा, जैव विविधता क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? आपने पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया हो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल के मार्फत से, स्कूल के द्वारा या स्वयं अपने गार्जियन के साथ या अकेले भी आप लोग इतना समझदार हो चुके हैं तो अकेले भी जा करके आप लोग पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको हम लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, देखा। कितने ऐसे बच्चे हैं आप में से जो गए हैं? सब अपने स्कूल के माध्यम से? अच्छा, ऐसे गार्जियन के साथ? अच्छा, तो कहने का देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ एक और धन्वंतरी पार्क में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधा अवश्य देखा होगा आप। जे आप में से जितने लोग हाथ उठाए थे, ध्यान दीजिएगा कि जब आप पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में गए होंगे तो एक तरफ आपको एक धन्वंतरी पार्क मिला होगा, बड़ा सा बोर्ड पर लिखा होगा धन्वंतरी पार्क, और उसमें आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार के वनस्पतिक पौधे, छोटे छोटे औषधीय पौधे लगाए गए। दूसरी ओर बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के वृक्ष, इतनी वनों में उछलते कूदते बंदरों का आवास जरूर देखा हो। दूसरी तरफ बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, जंगल जैसा, जिसमें बंदर लोग खूब उछल कूद करता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। कहीं कहीं सिंह देखा होगा, गेंडा, मगरमच्छ, छोटी बड़ी सुंदर पक्षियों की चहचहाहट जरूर सुने होंगे और सुनकर के भाव विभोर हुए होंगे। कहीं रेंगने वाले जीव सांप दिखाई पड़ा होगा। वास्तव में स्थानीय स्तर पर यह जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। बात समझ में आ गया? अब ये जो जैविक उद्यान है जहां आप विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देख पाते हैं, यही जैविक उद्यान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहने का मतलब इस धरा पर, इस धरती पर, इस भूखंड पर एक साथ कई प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतिक पौधे पाए जाते हैं। तो जीवों की इन सारी विविधताओं के सम्मेलन को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है,
इस भूमंडल की बात कर रहे हैं, हम सबका भी आवास है। सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों का अधिवास बना हुआ है। इस धरती पर छोटे छोटे वायरस से लेकर और बड़े से बड़े जीव, हाथी, ब्लू व्हेल आदि तक इस धरती पर पाए जाते हैं। सबका यह निवास स्थल है, सबका यह अधिवास स्थल है। तो सही अर्थों में यह हमारी जो पूरी पृथ्वी है, यह जैव विविधता का भंडार है। यहाँ जैव विविधता की बात करें तो जहाँ खुद केवल जीव जंतु के 89,451 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हो, इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था 47,000 प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो खाली भारत में हम देख रहे हैं कि जैव विविधता कितना है। 47,000 और 89,000 जोड़ देंगे तो 1 लाख क्रॉस कर ना। इतने प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां जब हमारी धरा पर मौजूद है तो यही जैव विविधता है ना। तो ये पूरी पृथ्वी हमारी जैव विविधता का भंडार है। एक भूखंड पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को ही जैव विविधता के नाम से, बात समझ में आ गई। विगत 250 वर्षों से सभी जीव वैज्ञानिक जीवों एवं पादपों की पहचान एवं नामों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 250 वर्षों से 250 साल से हमारे दुनिया भर के वैज्ञानिक लोग इन सभी जीव जंतुओं के पता लगाकर और उनका नाम रखने का प्रयास कर रहा है। हाँ, हमारे वैज्ञानिकों ने तो कई हजार वर्ष पूर्व में ही जंतुओं एवं पेड़ पौधों पर शोध करके इनकी सूची तैयार कर नाम एवं प्रजातियों की खोज की। प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। याद रखेंगे। अब अगर आज के विज्ञान की मैंने बात किया कि 250 वर्षों से पूरी दुनिया के, विश्व जगत के सभी वैज्ञानिक सभी जीवों के पता लगाकर और उनके नाम रखने के प्रयासरत हैं, लेकिन वहीं अगर केवल भारत की बात करें तो हमारे देश के वैज्ञानिकों और विद्वानों ने हजारों साल पहले ये काम कर चुका है। आज से 2000 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक, चिकित्सा के जनक, जिनका नाम था चरक। हाँ, आयुर्वेद के जनक इनका नाम था चरक। इन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम था चरक संहिता। इन्होंने किताब जो लिखा औषधि शास्त्र पर, आयुर्वेद शास्त्र पर, इन्होंने एक किताब लिखा और इस किताब का नाम था चरक संहिता। और चरक संहिता में इन्होंने 200 प्रकार के पशुओं, इसमें इन्होंने 200 प्रकार के पशुओं एवं 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया। इन्होंने प्रथम शताब्दी में, कब? प्रथम शताब्दी में ही इन्होंने इस बात का उल्लेख कर दिया। तो आप समझ लीजिए कितना दिन पहले, 2000 साल हो गया कि नहीं। 18वीं शताब्दी में, अब आधुनिक जगत की बात करें तो 18वीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोल्स लिनाइंस ने लगभग 5900 प्रकार के पौधों तथा 4200 प्रकार के पशुओं की पहचान की। 18वीं शताब्दी की बात करें, देखो ये प्रथम शताब्दी की बात हो गई।
अब 18वीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक जिनका नाम था कैरोल्स लिनाइंस, इन्होंने 18वीं शताब्दी में इस बात का उल्लेख किया कि 5900 प्रकार के पौधे, इन्होंने कितने प्रकार के पौधों का उल्लेख किया? 5900 प्रकार के पौधे एवं 4200 प्रकार के पशुओं का उल्लेख किया। 18वीं शताब्दी आते आते इतने प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में हम लोगों को पता चल चुका था। अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामकरण किया जा चुका है और वर्तमान समय की बात करें हम लोग तो अब तक 17 लाख प्रकार के प्रजातियों का नामकरण हो गया है, नाम धरा गया 17 लाख। अब तक 17 लाख प्रजातियों का नामकरण हो गया है। का तू लोग कर रहा है बाबू? का बात कर रहा है? 17 लाख प्रकार के जीव जंतु जिसमें पौधे और पशु सब कुछ शामिल कर लिया गया है, इतने का नाम रखा जा चुका है। इनमें 10 लाख से अधिक पशु हैं और 7 लाख पौधों की प्रजाति हैं। अब ये 17 लाख को अगर डिवाइड करें तो 10 लाख पशु और 7 लाख पौधे। सुनिए, बाहर जाइए, बाहर जाओ। अब जानवर बन गया तू, तो अगर रोज डांटते तब वो समझ में नहीं आता है। बनेगा तेज का किए हैं, एक तबड़ाक में पूरा होश ठीक हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 50 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। देखो अभी ये 17 लाख का उल्लेख का मतलब ये नहीं कि 17 लाख है, 17 लाख के नाम रखा जा चुका है। टोटल अगर अनुमान लगाया जाए तो एक अनुमान के अनुसार पता चलता है कि इस विश्व में लगभग 50 लाख प्रजातियां हैं। अनुमानतः विश्व में 50 लाख प्रजातियां, एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में जीव जंतुओं की प्रजातियां कितनी हैं? 50 लाख प्रजातियां। कुल प्रजातियों में से आधा से अधिक प्रजातियां विश्व के अज्ञात उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, आधा से अधिक प्रजाति कहाँ पाया जाता है? खाली उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहने से काम नहीं चलेगा। अज्ञात उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जौना में मानव डरे जाता नहीं, लग गया ना। जबकि वर्षा वन विश्व के स्थलीय भूभाग का 8% से भी कम क्षेत्रफल में फैला। ध्यान रखिए कि वर्षा वन टोटल क्षेत्रफल कितना दूर में फैल रहा है? मात्र 8%। और इस 8% क्षेत्रफल में आधा से अधिक जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है।
हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी जैव विविधता से भरा हुआ देश है ना, तो उन टॉप देशों में भारत का भी स्थान आता है। जैव विविधता के मामले में भारत एक समृद्ध देश है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सभी जैव उपजातियों का 8% संख्या लगभग 16 लाख भारत में पाई जाती है। अगर टोटल के भारत में देखा जाए, भारत में तो कितना 8% या 16 लाख प्रजातियां पाई जाती है। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि जैव विविधता के मामले में भारत अग्रणी है कि नहीं। तो टॉप 12 देश में भारत का भी स्थान आता है। विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियां भारत में हैं। याद रखेंगे, कुछ डाटा मैं बता रहा हूं और यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ समझाने वाला चीज नहीं, ये सब डाटा बता रहा हूँ, ये सब लिखते जा रहा हूँ। तो डाटा ध्यान रखना है और डाटा से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यही सबसे बनता है। तो विश्व की 1 लाख कीट की प्रजातियां पाई जाती है और उसमें से 60,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। कीटों की छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। 4100 मछलियों की प्रजातियों में भारत में 1693 प्रजातियां। अब देखो प्रजातियों का विवरण और डाटा मैं लिख देता हूं। प्रजाति, ठीक ना, और इस प्रजातियों में ये विश्व का आंकड़ा और ये भारत का आंकड़ा। तो पहले 1 नंबर पर हम लोग क्या लाते हैं, कीट पतंग। कीट पतंग 1 लाख पूरे विश्व में कितने हैं और भारत में 60,000। अब मछलियों की बात करते हैं, ठीक ना। तो पूरे विश्व में 4100 मछलियों की प्रजातियां हैं, 4100। लेकिन इस 4100 में से 1693 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। मछली के संख्या गिन के ही नहीं लिखल जाए, प्रजाति जाति के नाम लिखा था। जैसे हमने बताया कि 50 लाख प्रजातियां का यहाँ उल्लेख किया हूं ना, तो ये मत सोचना कि सब जीव जंतु मिला के दुनिया में 50 लाख है। ये 50 लाख प्रकार के है, एक को करोड़ है, गया एक को करोड़ होगा। एक जाति इतना है, जैसे टोटल आदमी है ना हम लोगों में, तो हम लोगों की आबादी हो गया। तो ये आबादी की बात नहीं हो रही है, हम लोगों में जाति है ना, कई प्रकार की जातियां हैं। तो ईश्वर जीव जंतुओं की 50 लाख जाति है। संख्या तो अनंततम थी। विश्व में 9000 पक्षियों की जातियों में से 1200 भारत में पाई जाती है। अगर पक्षियों की बात करें तो टोटल 9000, इनमें से 1200 भारत में पाई जाती है। 9000 पक्षियों में से अकेले भारत में 1200 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसी प्रकार 4000 स्तनपाई में 10% भारत में। स्तनपाई का मतलब समझ रहे हो ना, स्तनपाई कितना है, 4000, और इसका 10% यानी 400 भारत में पाई जाती है। बोलो, हाँ दिया होगा, तो लगभग 10% हो जाएगा। पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। पादप वनस्पति पेड़ पौधे, तो पादप बहुल देशों में भारत का स्थान 10वां है। याद रखेंगे, पादप बहुल देशों में भारत का स्थान 10वां, ठीक ना। ये पूरा चैप्टर खाली आंकड़ा वाला है,
डाटा वाला है। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी किताब का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ही हो गया। और ये केवल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं, भविष्य में जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव या एग्जाम इस तरह के देंगे, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। हाँ बोलो। 16 लाख पूरा भारत में 16 लाख में प्रजाति है, लेकिन पीछे आने के टोटल मिला के 1,36,400 कुछ हुआ है, तो 16 लाख ज्ञात अज्ञात सब मिला के यहाँ आ गया। जैसे टोटल कैसे विश्व में अनुमान लगाया गया कि 50 लाख, वो 50 लाख में से भारत में 16 लाख, ज्ञात अज्ञात सब मिला के। भारत एक महत्वपूर्ण वेबोलियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, जहां 167 महत्वपूर्ण कृषि पादप प्रजातियां हैं। भारत में 167, भारत में 167 कृषि पादप प्रजातियां हैं। कृषि पादप प्रजातियां ना समझ में आया? खेती करने वाला फसलों के 167 को प्रजाति भारत में पाई जाती, जैसे चावल गेहूं ये सब हो गया ना। इनमें से है चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का भी उद्भव भारत में हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में अभी भी हमारा ज्ञान बहुत कम है। अब इतना जान लेने का मतलब ये ना सोचिएगा कि भारत और दुनिया में बहुत जानकारी लग गया है। अभी भी जैव विविधता के मामले में जानकारियां बहुत कम है। इस भूमंडल पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की जातियां, प्रजातियां, उपजातियां संख्या से कहीं अधिक होने की संभावना है। जितना संख्या हम लोग जानते हैं ओकरो से बेसी होकर के अनुमान है ना, बुझाइए। अब तोरा गिनती जितना आता है ना वो सोच लो ओकरो से बेसी कितना तक गिनती आता है। सही था के तो सही से तो बेसी हम लोग ये पढ़ रहे हैं रे। ठीक है, कह दिया 101 कहाँ से आएगा? तो गिनती ना है, 102 गिनती ना है, करोड़ों में फरिया जाएगा। 1 करोड़ 1 महासंख्यक देखा, एगो कम से कम उपाय निकाला ना। तो कहने का मतलब जहाँ तक हम लोग संख्या का अनुमान लगा सकते हैं ना, ओकरों से बेसी इन जीव जंतुओं की खाली प्रजाति होने की अनुमान है। इनकी काउंटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल जाति, प्रजाति, उपजाति की बात कर रहा हूँ। अब जब ये संख्या से बेसी हो गया तो काउंटिंग समझ लो कहाँ चला जाएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष 10,000 नवीन प्रजातियां उत्पत्ति हो रही है। खाली इसी से अंदाजा लगाओ कि कितनी हो सकती है कि प्रत्येक वर्ष 10,000 से अधिक जातियां उत्पन्न हो जाती है। जाति उत्पन्न होता, नए नए जाति कीट पतंग की। अब टिड्ढा एक जाति है, हम लोग धनसुद्धा कहते हैं। अब देखता होगा वो में कई प्रकार क्या है, नहीं आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 प्रजातियां उत्पत्ति हो रही है। प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 नवीन प्रजातियां उत्पन्न हो रही हैं। अब बताओ एक संख्या कब कम होने वाला है? याद रखेंगे, लास्ट में हम लोग इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि समस्त भूमंडल पर अधिवास करने वाले प्रजातियों का सही पता हम लोगों को नहीं है। जो है एक अनुमान है, सही पता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार प्रजातियों की संख्या 4 से 100 मिलियन तक पहुंच सकती है।
4 से लेकर के 100 मिलियन तक। विश्व में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़े की, छोटे छोटे और अति सूक्ष्म परजीवियों की है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देखते। हमारा देश जैव विविधता में एक समृद्ध देश है। एक बात पहले भी बता चुका हूं आपको कि हमारा देश जैव विविधता में समृद्ध देश है। जैव विविधता भारत में बहुत अधिक है। सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र भारत का पश्चिमी और पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक ना, याद रखेंगे। अब भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किन क्षेत्र में? तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र ना, बुझा गया। पश्चिमी घाट जैसे सह्याद्री पर्वतमाला है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र चले गए सेवन सिस्टर की तरफ। इन्हीं क्षेत्रों में भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें क्रमशः भारत का 4% और 5.2% भौगोलिक क्षेत्रफल है। याद रखेंगे, पश्चिमी घाट में 4%, उत्तर पूर्वी घाट में 5.2% भौगोलिक क्षेत्रफल है जैव विविधता में। याद रहेगा ना, क्यों लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो, भारत में अति महत्वपूर्ण जैव विविधता है, जैव विविधता है। पश्चिमी घाट, ठीक ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और यहाँ 4%, यहाँ 5 पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 4% पश्चिमी घाट में और 5.2% उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है ना। विश्व के 25 हॉट स्पॉट में इन्हें भी रखा गया है। और विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? विश्व में कुल हॉट स्पॉट कितने रखे गए हैं? और उसमें से भारत के देखो, भारत के ये दोनों 25 है ना, अब भारत का ये दोनों इसमें शामिल है। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र दोनों हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल है। इसमें असंख्य प्रकार के जैविक समूह रहते हैं। भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार 53% स्वच्छ मछलियां, जबकि 60% एम्फीबियस, 30% रेंगने वाली प्रजातियां और 10% स्तनपायी प्रजातियां भारतीय मूल के। अब देखो, टोटल प्रजातियों में भारतीय मूल के प्रजाति, भारतीय मूल के प्रजाति की अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, जितने भी प्रजातियां पाई जाती है उसमें जो केवल भारतीय मूल के हो, उनमें ध्यान रखेंगे हम लोग कि पुष्पीय पौधा, पुष्पीय पौधा के 33% भारतीय मूल के, ठीक ना। इसके बाद 53% स्वच्छ जल की मछलियां, स्वच्छ जल की मछली 53% भारतीय मूल के, ठीक ना। एम्फेबियस, कितने हैं? 60% भारतीय मूल के,
ठीक ना। इसके बाद रेंगने वाली जो प्रजाति है, रेंगने वाली प्रजाति जिसको सरीसृप कहा जाता है, कितना है? 30%। और स्तनपायी ये सारी जो है ना, ये भारतीय मूल के है। जैसे मान लो टोटल जितनी भी पुष्पीय पौधा भारत में पाया जाता है, ओकर 33% खाली भारतीय मूल के है। जितना प्रकार के स्वच्छ जल के मछली भारत में पाई जाती है ना, ओकर 53% भारतीय मूल के। उसी प्रकार एम्फीबियस जो भारत में टोटल पाए जाते हैं, उसका 60% भारतीय मूल के है। और रेंगने वाली जितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती है, ओकर 30% खाली भारतीय मूल के है। और जितना भारत में स्तनपायी जीव जंतु है, ओकर 10% भारतीय मूल के है। समझ में आ गया? पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिम हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से देशज क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अब जहां पर देशज क्षेत्र का मतलब जहां भारतीय मूल के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो भारतीय जीव मूल के जीव जंतु सबसे अधिक किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिम हिमालय में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब क्षेत्र में भारतीय मूल के जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं। कुछ पश्चिमी घाट में भारतीय मूल के हैं। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, जिसका नाम लिखा गया अगले पृष्ठ पर। इसको हम फोटो डाल देंगे, या किताब से भी आप लोग लिख सकते हैं। यूनेस्को की सहायता से, ऐसे तो पहले हम लिखवा चुके हैं जी सर ना। यूनेस्को की सहायता से भारत में कुल 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किया गया। ठीक ना। ऐसे तरह से पहले हूँ शायद ये बात लिखवा लेते। जो 14 को है उसको बता देते हैं। नीलगिरी नाम भी बताए थे, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू साइकोबा, दिहांग देवांग, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अगस्तमलई, अचानकमार, अमरकंटक। नमवा से भी राज्य का नाम याद रह जाएगा, राज्य का नाम ध्यान रखना होगा। उस समय भी यही बात बताए थे कि राज्य का नाम, इसका ध्यान रख लीजिएगा। किताब से आप लोग पृष्ठ संख्या 72 पेज नंबर में ये पूरा डाटा दिया गया है। आप लोग अपने घर पर जाकर के अपनी किताब से इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। इसको जैसे याद करना होगा आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार, याद करने का कई तरीका हो सकता है आप लोगों के पास, तो किसी भी तरीके से इसको याद कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखने में डाटा बड़ा है, लेकिन याद करने में डाटा बड़ा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सबका क्षेत्रफल आपको याद हो, लेकिन अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ऐसे जगह की बात बता दूं तो राज्य याद हो जाएगा। केवल ध्यान में रखना है कि नाम के साथ जोड़ देना है। जैसे अमरकंटक, तो हम लोगों को पहले ही से पता है कि अमरकंटक काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो सोन नदी के निकास के लिए। उजले सोन नदी निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो अमरकंटक वाला याद हो गया ना कि मध्य प्रदेश है, एक में रटना है। सुंदरबन के डेल्टा काहे खातिर प्रसिद्ध है विश्व भर में? अरे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की डेल्टा है। कहाँ? वहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ बंगाल में। सुंदरबन के डेल्टा बंगाल में हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ो, कनेक्शन जोड़ो, कहाँ से कनेक्टिविटी है इसका। दो चार को क्या बच जाएगा, कनेक्टिविटी कहीं से नहीं लगेगा, तो दो चारे को नहीं याद करना पड़ेगा। बुझा गया? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत श्रीलंका के बीच में। तो ऐसा ही ये सब मिल जाएगा। भारत में नहीं खे सैयारा में कब? ओ
बंगाल के खाड़ी सैयारा में है। लो, हाँ, मन्नार के खाड़ी सैयारा में है। ना ना, सैयारा में नहीं। अरे सैयारा में तो सबसे पहले हम ही हैं। नहीं, लास्ट की बात नहीं है, सैयारा में की बात किया तो सैयारा में सबसे पहले हम हैं। ओकरा बादे कुछ है। हमारा बाद हमारा गांव में बहुत कुछ है। हमारा गांव ऐतिहासिक गांव है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है हमारा गांव। हाँ, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन जब पढ़िएगा ना, उसमें भी हमारे गांव का नाम आएगा। हमारे गांव से किन किन लोगों ने नेतृत्व किया था ये भी नाम पढ़ने को मिल जाएगा। इतिहास पर पढ़ोगे तब पता चलेगा। बाजार टोला तो ये नहीं खाता था। चलो, बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है। हमारे गांव की बात इतना सरलता से नहीं किया। हाँ, हो सकता है, मान लूंगा, ऐसा क्या है। तब अभी देखो सही बात क्या, मनमोहन सिंह ना, नमो का असर पड़ता है ना, मनमोहन सिंह नाम इसी पड़ जाता है। चलिए देखते हैं। राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। कहने का मतलब कोनो राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल हो और वहाँ जैविक उद्यान हो, इसके लिए जरूरी है कि जैव विविधता वहाँ होना चाहिए। और सौभाग्य से भारत में ये जैव विविधता बहुत अधिक है। जैव विविधता से हम आप परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लाभ उठाते हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप से भी हमें जैव विविधता से लाभ मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा तीसरा क्लास या 4 क्लास के जब सामाजिक विज्ञान पढ़ना आप लोग शुरू किए होंगे तो इसे आप लोगों को एगो टॉपिक पढ़ने को मिला होगा कि केचुआ किसान के मित्र है ना। केचुआ क्या है? हाँ, तो वो हमारे किसान के मित्र है। यानी कहने का मतलब किसान को लाभ पहुंचा रहा है, जमीन को उर्वरा बनाने में मदद पहुंचा रहा है। और ऐसे कई प्रकार के जैविक चीज़ों का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अभी तक हम लोग बिना किताब बंद करके और किसी के बताए हुए चीज़ों को हटा करके केवल स्वयं देखने लगे कि जितना जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, इनमें से कुछों से हम लोगों के फायदा है कि नहीं, तो खुद हम लोग अपने नॉलेज से कई प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ गिन लेंगे ना। विभिन्न प्रकार के ऐसे फल हैं जिनको हम लोग खाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, तो ये प्रत्यक्ष लाभ हुआ कि नहीं। ईंधन के लिए लकड़ियाँ लाते हैं, ये प्रत्यक्ष लाभ है। फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ लाते हैं, ये प्रत्यक्ष लाभ है। और इसी प्रकार के कई ऐसे चीज़ें जो प्रत्यक्ष लाभ है। कॉपी बनाने के लिए कागज़ की लुगदी जो है, तो कई प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ तो मिल ही जाएंगे। अप्रत्यक्ष लाभ भी है। अप्रत्यक्ष लाभ में जैसे ये हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, बादलों को आकर्षित करके बारिश करवाते हैं, और भी अन्य कई प्रकार की चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैविक विविधता हमारे लिए लाभकारी। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधियाँ, भोज्य दवाइयों, रेशे, रबड़ और लकड़ियों का साधन है। कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का, जैसे दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस विषाणु का प्रयोग करते हैं हम लोग कि नहीं करते। तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी हमारे लिए कितने फायदेमंद हो जाते हैं। जैसे दूध से दही बनाने के लिए ईस्ट, नाम सुन लो होगा, खमीर, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए, जिसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हम लोगों के देहात के क्षेत्र में पुआ है। पुआ बिना खमीर के बनेगा? जलेबी या कोई भी मिठाई, इस सब के लिए क्या डालते हैं हम? बेकिंग सोडा। वो क्यों डाला जाता है? इसी के लिए, ईस्ट और खमीर के लिए। वो क्या है?
सूक्ष्म जीव है। यह हमें मुफ्त में बहुत सारे पारिस्थितिकीय सेवा प्रदान करते हैं। जैव विविधता की मुख्य उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। जैव विविधता की जो उपयोगिता है वो 3 प्रकार की है। पहला, आधुनिक कृषि 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है। ध्यान रखेंगे कि आधुनिक कृषि जो है, आधुनिक कृषि जैव विविधता का 3 प्रकार से उपयोग करता है। जैव विविधता का 3 प्रकार से उपयोग करता है जो आधुनिक कृषि होती है। पहला, नवीन फसल के साधन के रूप में। पहला क्या है? नवीन फसल के साधन के रूप में। पहला तो जैव विविधता का उपयोग नवीन फसल के साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में। अच्छे प्रकार के नस्ल के सामग्री के रूप में। और तीसरा, नए जैव विनाश और पीड़कनाशी के रूप में। नए जैव विनाश एवं पीड़कनाशी के। इस प्रकार से ये 3 रूपों में जैव विविधता का प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। मानव के भोजन पूर्णतः जैविक संसार से प्राप्त होता है। ये जैव विविधता का लाभ कल पढ़ते हैं, क्योंकि आज खत्म भी नहीं होगा, कल थोड़ा सा रह जाएगा तो बहुत छोटा टाइम हो जाएगा। इसलिए कल कम से कम आधे घंटे की क्लास चलेगी, आज इतने रहने दो। हाँ ना, कल किताब कोई दूसरा लेके मत आना।